देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस और बहुत से लोगों ने साझा कर भी दी हैं जी। तो इसके साथ तो भारत में कितनी तरह के मेले लगते हैं, लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है तो हम सावन के महीने में ही जो मेले लगते हैं और सावन के महीने में जो मेले लगते हैं उनमें क्या खास होता है, किस तरह की चीजें होती हैं, इसके बारे में श्रोता हमें जरूर लिखकर भेजें। और एक खास है कि सास बनने की तैयारी, हाँ, है ना। जब सास बनने का समय आता है कि भाई बहू आनी है तो उस समय क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या चीजें बदलाव होता है, एक परिवर्तन कहते हैं जिंदगी में आता है। हमारी वो सखियां जो शायद इस दौर से गुजरने वाली हैं, उनके बच्चे इस उम्र के हैं कि बस उन्हें शादियां करनी ही हैं अगले साल, 2 साल में, 3-4 साल में, तो वो क्या तैयारी कर रही हैं या वो क्या सोचती हैं इस चीज को लेकर, वो अपने जो भी विचार हैं वो लिखकर भेजें। और जो सास पहले बन चुकी हैं, हाँ, उन्होंने उस समय क्या अनुभव किया था जब उनकी बहू आने वाली थी, तो वो दौर जो था वो भी आप अपने मन की बात साझा कर सकती हैं। और बातें हल्की फुल्की में, भाई आओ खेले अंताक्षरी। ये खेल सबने खेला होगा और ये बड़ा मनोरंजक खेल रहा है और हर उम्र के लोग, इसमें किसी भी उम्र का कोई वो नहीं है कि आप इसी उम्र के लोग खेलेंगे, हर तरह के लोग खेलते हैं। इसके रूप भी तब से लेकर जब शुरू हुई अब तक बहुत सारे नए नए रूपों में अंताक्षरी आने लगी, तो हम लोग सबके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल मजे करेंगे सबके साथ। और मंगलवार का दिन है तो विरासत स्थल की बात भी होती है। बिल्कुल, आज बात करेंगे होयसल मंदिर समूह के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि अब सावन के मेले की बात है तो पहले हम लोग एक गीत सुनते हैं, झूमते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और भाई सावन में झूला ना हो तो फिर कैसा सावन। हाँ, तो चंचल, सावन में जब मेला घूमने जाते तो वहां पर झूलने का तो बहुत ही मजा आता है, क्योंकि तरह तरह के झूले लगते हैं मेलों में। तुमने भी झूले होंगे, हमने भी झूले होंगे, बिल्कुल ऊंचे नीचे, और कई तो इतने ज्यादा ऊंचे हैं। और भाई सब को, कुछ लोगों को डर लगता है, मुझे तो बहुत डर लगता है बहुत ज्यादा ऊंचे झूलों में। देखो, डर तो मुझे भी लगता है लेकिन थोड़ा सा झूलने का होता है। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा रोमांच होता है इन झूलों का। और कुछ भी कहिए, हमारे देश में ना सावन के महीने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। और पहली बात तो ये है कि ये शिव को समर्पित एक महीना है और इस महीने में शिव आराधना, शिव पूजा, अभिषेक और विशेष आयोजन इस चीज के लिए किए जाते हैं। तो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित महीना भी हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। और सावन की रिमझिम फुहारों से प्रकृति हरी भरी हो जाती है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये महीना प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। इस महीने के अंतिम छोर पर ही होता है राखी का त्योहार। हाँ। सावन में महिलाएं मेहंदी लगाती है और श्रृंगार करती है और हरी चूड़ी पहनती है, जो शुभ माना जाता है। और अलग अलग भागों में मेले लगते हैं। हमने कहा ना कि देश भर में मेले लगते हैं और अलग अलग समय पे लगते हैं, लेकिन सावन में बहुत सारे मेले लगते हैं और खूब रौनकें भी लगती हैं इन मेलों में। और अलग अलग स्थानों पे लगने वाले अपनी जगह के हिसाब से बड़े भव्य तरीके से आयोजन होते हैं। बहुत सारी भीड़ है, कहीं कहीं तो इतनी कि हम देखकर सोचकर शायद दंग भी रह जाएं। और समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों पर हम इस चीज को देखते रहते हैं कि कितनी भीड़ उमड़ पड़ती है इन मेलों में। बिल्कुल। और चंचल, उत्तराखंड की पवित्र गंगा नगरी हरिद्वार का कांवड़ का मेला एक विश्व प्रसिद्ध आयोजन है और यहाँ सावन का सबसे बड़ा मेला लगता है। यहाँ लाखों कांवड़िए गंगा जल लेने और शिव मंदिर में चढ़ाने आते हैं। हरिद्वार वो स्थान भी है जहाँ कुंभ मेला लगता है। इसी तरह से केदारनाथ भी एक ऐसा स्थान है जो उत्तराखंड में ही आता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। बहुत सारे श्रद्धालु तो पैदल चलकर भी यहाँ तक पहुँचते हैं। और झारखंड के देवघर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। देवघर में हर साल सावन में देश भर से कांवड़िए जल चढ़ाने आते हैं। यहीं पर सावन का बहुत बड़ा मेला लगता है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी लगता है, जहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और यहाँ भव्य भस्म आरती भी होती है और बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। और पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर में भी बहुत बड़ा मेला लगता है। कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर है तारकेश्वर, जहां सावन में विशाल मेले और रात्रि जागरण भी होता है। और चंचल, इस तरह से हमारे सारे साथियों ने भी बहुत प्यारे प्यारे से संदेश लिखे हैं। एक लिखते हैं कि सावन का मेला है, खुशियों का रेला है, झूलों के मौसम में मिलन की बेला है, सावन का खुमार है, मौसम में बहार है, कानों में मिश्री घोले, कोयल की पुकार है। क्या बात है। एकदम कविता में बांध कर पिरो कर अपने शब्दों को इन्होंने
ये संदेश हम तक पहुंचाया है। और सावन के जो मेले हैं ये धार्मिक आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक उत्सवों और मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा अवसर होते हैं। और एक लिखते हैं कि सावन के मेले की तैयारी अद्भुत मुद्दा है। बरसात की झड़ी लग चुकी है, सभी जगह हरियाली। हमारे प्रांत में राजस्थान में कई मेले लगते हैं। वीर तेजा जी और महादेव यानी शिव का मेला भी लगता है। अभी सावन में कई पैदल कांवड़ी चलकर पुष्कर में महादेव अभिषेक करते हैं। सावन तो लुभावना होता है। इस अवसर पर मुझे लोकगीत स्मरण आते हैं। बींद बनियो रे महारो तेजो और अब के बरस सावन में हमारी माँ ने लहरिया नहीं पहना। इस बार सावन का आनंद तो लेना चाहिए, लेकिन साथ में हमें कीट पतंगों का ख्याल रखना चाहिए। स्वच्छता हो तो बरखा की बूंदें धरती के सतह पर मानो शीशे की भांति गिरती प्रतीत होती हैं। इन्होंने बड़ा प्यारा सा संदेश लेकर बिल्कुल, भेजा। राजस्थान में जो सावन का महीना है उसमें लहरिया पहनने का बहुत बड़ा महत्व है। एक और संदेश हमारे साथी का है और ये लिखते हैं कि पहले और अब के सावन में बड़ा अंतर है। पता नहीं पड़ता कब आया। पहले सावन लगते ही घर की दादी, चाची, ताई माँ सब आपस में मिलजुल कर पेड़ लगे तो उनको झूला डाल दिया करते थे और शाम को झूला झूला करते थे। और इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं। कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। तो चंचल, देखो कितने सारे संदेश में से एक संदेश हम लेते हैं कि सावन के मेले से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, जिनमें प्रमुख है वो राखी, रुमाल, स्त्रियों के श्रृंगार की सामग्री और बच्चों के लिए खेल खिलौनों की दुकानें, जिनकी तैयारी सावन मास में शुरू होने ही लग जाती है। हर दुकानदार की दूसरे दुकान से सजाने और खिलौने रखने की प्रतिस्पर्धा भी हुआ करती है और हर दुकानदार ग्राहक को लुभाने का भरपूर प्रयास करते हैं। और उस समय आज के जैसे इस तरह की दुकानें स्थायी नहीं हुआ करती थी। श्रावण माह में ही दुकानें सजाई जाती थी। नागपंचमी से मेरे शहर के सभी मंदिरों में झांकियां सजाई जाती थी, जो पूर्णिमा तक सजाई जाती थी और मंदिर में झांकियां लगती थी। और इसके आगे उन्होंने लिखा है कि छोटी सी कार लेकर बच्चे उस समय खुश हो जाते थे और बहनों ने राखी, रुमाल, लाखा के कंगन, चूड़ी और खेलने के लिए वो 5 पत्थर जो हथेलियों से खेलते थे, जिन्हें हमारे क्षेत्र में चपेटा बोलते हैं, उसमें वो खुश हो जाया करती थी। यानी बचपन वाली खुशी अब महंगे से महंगे प्रोडक्ट में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सावन में हमारे यहाँ बाबा अमरनाथ का मेला लगता है और रक्षाबंधन तक यहाँ पूरे भारत से दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। और बचपन में हम भी अपने पापा और बहन भाइयों के साथ जाया करते थे, खिलौने लिया करते थे और खाने पीने की चीजें भी बहुत मिलती थी। सिर्फ पापा और बहनों के साथ ही नहीं, कई बार सास बहू भी साथ में मिलजुल कर मेला देखने जाती हैं। बिल्कुल। और देखो, जब क्या होता है कि जब सास बनने की तैयारी की बात आती है तो रिश्तों में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को उस समय सह लेना, कहना चाहिए कि अपने को बदलाव महसूस करना और शांत रह जाना, उसको समझना, उस चीज़ को, वो बहुत बड़ी बात होती है। और एक स्त्री के लिए जब वो सास बनने लगती है तो बहुत उसको आगे जिम्मेदारी से लेना पड़ता है निर्णय। जी मंजरी जी, और एक नारी बहुत सारे रिश्तों में अपने आप को बांधती है, जैसे वो बहन बनती है, बेटी बनती है, पत्नी, माँ, बहू, सास। हर रिश्ते में अपनी एक गरिमा होती है। कुछ रिश्ते जन्म से हमें मिलते हैं, कुछ रिश्ते हम जैसे से बड़े होते हैं वो बनते जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं निभाने के लिए, और हर महिला ये प्रयास करती है कि बड़ी खूबी से और अच्छे तरह से उन रिश्तों को निर्वाह वो कर सके। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो सास के रिश्ते में बंधने जाती है। बिल्कुल, क्योंकि उस समय बहू से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और देखो ना, जब एक स्त्री माँ बनती है तो वो अपने बच्चों पर सारी ममता लुटाती है, उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। हर उम्र में वो अपने बच्चों के संग खड़ी रहती है। बच्चे के चेहरे के उतार चढ़ाव वो खूब अच्छे से समझती है।
तो बिल्कुल, शादी के बाद भी ये चीज जब आती है तो माँ पहले ही समझ जाती है कि मेरा बेटा क्या सोच रहा है। बिल्कुल, वो हर समय समझती है कि बच्चे को कब क्या चाहिए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में वो ज़्यादा अच्छे से जानती है, क्योंकि वो उसके हर सुख दुख में, सफलता असफलता में, करियर के हर मोड़ पर उसके साथ रही होती है। तो जब शादी की बात आती है तो खुशी तो उनको बहुत होती है इस चीज़ की कि भाई उनका बेटा जीवन संगिनी लेने जा रहा है, अपनी घर की बहू लेने जा रहा है, तो वो खुश तो हो जाती हैं, लेकिन साथ में सामंजस्य कैसा बैठेगा या उसके लिए क्या करना है, इसे सोचकर थोड़ा उहापोह तो उनके मन में भी होता है। बिल्कुल, और खुद उसने भी बहू बनकर, मतलब जब सास बहू बनकर परिवार की जिम्मेदारी को निभा रही होती, उन्होंने, उनका भी अनुभव होता है एक लंबे समय का। लेकिन जब बहू आने की बात होती है तो कहीं ना कहीं मन में डर होता है कि पता नहीं कैसी होगी मेरे साथ, कैसा उसका अच्छे से व्यवहार होगा, और बेटे का कितना ख्याल रखेगी नहीं रखेगी, क्योंकि माँ तो भाई बेटे के लिए उतनी, माँ तो माँ ही होती, कहना चाहिए, है ना। तो ये जो समय होता है ये बड़ा ही क्रिटिकल होता है, लेकिन आपसी सामंजस्य अगर हो, सास जो बहू को बेटी की तरह माने और बहू जो है वो माँ जैसा माने, तो बहुत अच्छे से गाड़ी चल जाती है। बिल्कुल, सास जब बनने जा रहे हैं तो उनको लगता है कि हमारे घर के संस्कार, रीति रिवाज, संस्कृति उस घर से अलग हो सकते हैं जहां से वो बहू को लेकर आ रहे हैं। और अब क्योंकि प्रेम विवाह का चलन भी हो गया है, तो आप बिल्कुल दूसरे शहर से, दूसरे परिवेश में पड़ी हुई एक लड़की को अपने घर लेकर आते हैं, जो आपके से बिल्कुल हो सकता है कि मेल ना खाए, लेकिन आप प्रेम से अगर उसको सिखाएंगे अपनी परंपराएं क्या है, आपकी सभ्यता संस्कृति क्या है, आपके घर का रहन सहन चलन ढलन कैसा है, तो ज़रूर वो सीख जाएगी, अगर वो लड़की भी एक समझदारी से काम लेती है। लेकिन ये नहीं कि सब चीज़ें बहू को ही सीखनी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको भी बहू से सीखनी होंगी। बिल्कुल, और ऐसा भी ना करें कि बहू आई नहीं तो आपने अगले दिन से ही किचन से अपना हाथ खींच लिया, ये भी नहीं करिए। आप बराबर साथ में जाइए, किचन में लगिए, और बहू को जो नहीं आता वो आप अपनी तरह से बनाना उसको बताइए। और बहू जो बहुएं जाती हैं तो उस समय भी आप उनका सहयोग करें, जब वो ऑफिस से आए तो आप उनके लिए चाय बना दें, और कोई ऐसा दिन चुन लें कि जब बहू घर में है तो वो आपके लिए उस तरह से करेगी, तो इस तरह से बहुत अच्छा सा दोस्ती जैसा रहेगा रिश्ता, है ना। तो चलिए एक गीत सुनिए। जब बहू आती है और अगर आपकी सास बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार आपसे करती है तो बहू भी यही कहे कि भाई माँ से प्यारी है सासू जी। बिल्कुल सही माँ बात। से प्यार पाया। जब आप नए घर में जाते हैं, एक नई माँ के रूप में आपको सासू जी माँ मिलती हैं, और आपको शायद अपनी माँ को छोड़कर आने की जो कमी है वो महसूस नहीं होगी। लेकिन जब आप सास बनने की तैयारी कर रही हैं तो अपना मन इस तरह का बना लीजिए, जिस तरह से आपके परिवार में आपकी बेटी को आपने प्यार दिया, सहयोग दिया, वही सहयोग और प्रेम आपको अपनी बहू को भी देना है। बिल्कुल सही कहा चंचल। और हमारे संदेश में भी लिखते हैं साथी कि सास बनने के लिए कुछ तैयारी करना, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा। हाँ, मन को समझाना पड़ा कि अब एक दूसरी नई सदस्य परिवार में आ रही है, जैसे अपने बच्चों का सब कुछ सहकर परिवार को लेकर चलना है, वैसे उसे उस लड़की को भी लेकर चलना है। बिल्कुल सही बात है आपने कही है कि जब परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ता है तो हम सबको उसको हाथों हाथ लेना पड़ता है, क्योंकि वो आपके यहाँ नया सदस्य है। और जैसे तुमने भी कहा था ना मंजरी, कि अगर आपकी बहू कामकाजी है तो वहाँ सामंजस्य बिठाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कई बार अगर आपको ये लगने लग गया कि भाई सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, शादी के बाद भी ये तो नौकरी पर चली जाती हैं, अब भी घर का काम मैं करूं, अगर आपने सोच अपनी ऐसी रखी तो हो सकता है कि आपका तालमेल ना बैठ पाए। लेकिन यही आप सोचेंगे कि भाई बेटी जब जॉब पर जाती है तब भी हम उसे टिफिन बना कर देते हैं, उसके लिए सब काम करते हैं, और वहीं एक जो बहू है वो इस बात को सोचे कि भाई मैं जब जॉब पर जाती तो माँ को भी तो थोड़ा हाथ बटाती थी, तो यहाँ मुझे अपनी सासू माँ को भी बटाना है। मुझे एक वाकया याद आया, हमारे एक परिचित हैं जिनकी बेटी की शादी हाल ही में हुई, तो उनकी बेटी क्योंकि कामकाजी है और वर्क फ्रॉम होम अभी भी वो करती हैं, तो उनकी सासू माँ बड़ी सहयोगी स्वभाव की हैं और बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार उनका अपनी बहू के साथ में है। तो क्योंकि वो दिन भर लैपटॉप लेकर बैठी रहती हैं, एक ही जगह पर उनका काम रहता है, तो वहीं जहाँ वो लैपटॉप लेकर बैठी हैं उनकी बहू वहीं टेबल पर सब चीज़ आ जाती हैं, समय पे चाय। कहा भाई सोमवार से शुक्रवार तक क्योंकि मैं काम करती हूँ तो ये जिम्मेदारी मेरी, और शनिवार रविवार जब मेरी छुट्टी होती है तो उस दिन आप पूरा आराम करेंगी, आपको जहाँ घूमने जाना है वहां जाएंगी, उस दिन रसोई पूरी तरह से मैं संभालूंगी। तो ये जो तालमेल है और आपसी प्रेम है और सहयोग, ये जब तक नहीं होगा ना, घर में कई बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्लेश का वातावरण बन जाए। तो इससे बचने के लिए दोनों तरफ से सामंजस्य बिठाना ज़रूरी है, और शुरू में सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा कहते हैं जद्दोजहद होती है अपने साथ में, बिल्कुल वो करनी पड़ेगी। तो अब लेते हैं एक अंतराल। एक
शहर की याद। जहाँ से आप अवतरित हुए इस धरती पर, पहला मील का पत्थर तो वो है। उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। 15-20 साल पहले पिताजी को एक दिन बताया कि पापा वो जो पूजा की अलमारी पे अखबार के नीचे जो आप लोग चेंज रखते थे, वहाँ से मैं कभी कभी पैसे चुराता आलू की टिक्कियाँ खाने के लिए। उन्होंने वो किया जो उनके मन ने कहा। तब मैं पिताजी के पास गया तो उनको बताया कि मुझे बम्बई आना है, फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऋषि कपूर साहब को राजी करने में वक्त नहीं लगा, उनको बहुत पसंद आई कहानी। अनुभव से समृद्ध लेखक और निर्देशक अनुभव सिन्हा। छोटी रातें लंबी हो जाती है। आ रहे हैं विविध भारती पर। आज के मेहमान 6 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अंतराल पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सास बहू के रिश्ते को लेकर। मंजरी, बिल्कुल। तो देखो, एक संदेश में हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी पत्नी जो कुछ बरस पहले ही खुद भी इस घर में बहू बनकर आई थी, पता ही नहीं चला समय आगे बढ़ा और अभी पिछले महीने ही अपनी बहू की सास बन गई हैं। बहू को कैसे रखना है इसकी तैयारी तो तब से होने लगी थी जब से बेटे के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे, और अब उन्हीं तैयारियों के साथ अपनी बहू के साथ कैसे रहना है, कैसे उसे रखना है जिससे उसे अपनी माँ की कमी महसूस ना हो और खुश रहे, उसी प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अपनी बहू को बहुत प्यार दें जिससे वो भी खुश रहे, उसे लगे ना कि मैं अपना मायका छोड़ कर आई हूँ, है ना। और सास को लेकर जो एक डर मन में रहता है, अगर इतनी अच्छी सास कोई बन जाए तो ये जो डर है उस नई पीढ़ी में जो लड़कियां बहू बनने जा रही हैं उनके डर मन से वो डर भी निकल जाएगा। बिल्कुल। एक संदेश आया है, हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी श्रीमती जी भी सास बनने की तैयारी कर रही हैं। वो अभी से अपनी बहू के लिए जेवर भी बनवा रही हैं, मगर मैं हाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेटे की पढ़ाई अभी बाकी है। व्यापार में वो हाथ बटाता है लेकिन पढ़ाई पहले जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, जब आपका बेटा पढ़ ले तब आप करिए अच्छी लड़की से, है ना। और एक साथी लिखते हैं, दामाद की सास तो मैं बन चुकी हूँ, बहू की सास बनने में अभी देर है। सास बनने पर क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर आज हम सभी के अनुभव बहुत ध्यान से सुने। वाकई बहुत ध्यान से करिए। और आजकल लेकिन सासें बहुत बदल गई हैं, वही देखो चंचल, है ना। बिल्कुल। और वही हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है, सास ही क्यों ससुर बनने की तैयारी भी हम सखा करते हैं, अभी तो हम बन भी गए हैं और दादा नाना भी बन गए हैं। बिल्कुल भाई, देखिए जब सास घर की महिला बनेगी तो आप तो ससुर बनेगी है ना। तो भाई आपका अनुभव भी बहुत मायने रखता है। और हमारे एक साथी लिखते हैं, सास बनने की तैयारी एक अनोखा ही क्रेज रहता है इस तैयारी में, जहाँ एक अद्भुत पारस्परिक ही नहीं अपितु पारिवारिक प्रेम झलकियां खास तौर पर मिलती, क्योंकि सास घर की धुरी हुआ करती। घर में एक उत्साही और उत्सवी माहौल में खुशियां ही खुशियां छाई रहती हैं। ऐसे में सास के खुशी का ठिकाना मिलना भी अच्छी तरह से वही जान सकता है जो इस तैयारी में लगा हुआ है। वाकई सही कहा आपने। को भी सम्मान दें, उनकी मदद करें, उन्हें सहज महसूस कराएं, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ मिलकर कुछ मजेदार काम करें। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दें। और इन उपायों को अगर आप अपनाते हैं तो सास बहू दोनों के रिश्ते मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं। क्या बात है। और एक लिखते हैं कि जब सास शब्द का उल्लेख किया जाता है तो अक्सर दिमाग में जिज्ञासु रिश्तेदारों, घरेलू झगड़ों और हाथ पहचानने के बारे में है। एक और बड़ा अच्छा संदेश है, सास बनने की तैयारी में एक औरत अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने अधिकारों को भी साझा करने के लिए मन से उसे तैयार होना चाहिए। उसके साथ आज के समय के अनुसार आने वाली बहू के साथ विचारों का आदान प्रदान करके उसे अपनी सहेली बना लेना चाहिए। बिल्कुल ये बात बहुत जरूरी है। तो चलिए हम भी सखियों के साथ सुनते हैं गाना। तो भाई चंचल, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो चलो तुम अंताक्षरी खेलने के लिए कह रही हो हमसे। इसी मूड में आ गए। देखो यहीं से अंताक्षरी शुरू होती थी और जो माँ आया है तो उससे माँ से एक अक्षर का, माँ के अक्षर का गाना गाना पड़ता था। तो अगर तुमसे कहा जाए तो तुम क्या गाओ, क्या गुनगुना दोगी लाइन? मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। क्या बात है। नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे था, ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे। क्या बात। ऐसे देखो हम लोग बचपन में कितनी अंताक्षरी खेला करते थे। और अंताक्षरी जब शुरू होती थी तो सुबह से लेकर शाम हो जाया करती थी, मतलब अंताक्षरी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। और ये ऐसा मनोरंजक खेल है जिसे लगभग हर पीढ़ी के लोगों ने खेला होगा। और इस खेल को खेलते हुए मजा तो आता है मंजरी, समय यूं कट जाता है कि बस पता ही नहीं चलता। और अक्सर देखने में आता है कि यूं
जो कोई भी खेल अगर हम खेलने बैठे तो उसके बहुत सारे नियम होते हैं या बहुत सारा सामान उसके लिए चाहिए, लेकिन मनोरंजन से भरपूर जो अंताक्षरी है, ना तो बहुत कठिन नियम है, ना कोई सामान इसके लिए हमें चाहिए। बिल्कुल, और अंताक्षरी के खेल में जरूरी नहीं कि खेलने वाले उम्मीदवारों की गायकी में निपुण होना ही चाहिए। हाँ। यहाँ कुछ सुर में गाते हैं तो कुछ थोड़े बेसुर हो जाती, क्योंकि मकसद तो होता है भाई एक अच्छा सा मनोरंजन हो जाए, और बड़ा मजा आता है खुद को इस खेल का हिस्सा बनाकर खेलने को, और सबको देख कर भी खेलते अच्छा लगता है। और जैसे तुमने कहा ना 2-3 दिन तक खेलते थे, हार तो कोई मानता ही नहीं था, वरना लड़ पड़ते थे कि अक्षर बदलो, अक्षर बदलो। हाँ। अक्षर हा है तो नहीं हम माँ पे गाएंगे, नहीं तो फिर काका तो हुआ ही नहीं है। ऐसे कर करके हम लोग कूद जाते थे। तो ये गेम बड़ा मजेदार होता था और बहुत लंबी देर तक ये चलने वाला होता था। और मंजरी, एक समय बड़ा क्रेज हुआ करता था जब मनोरंजन के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे ना, उस समय की अगर बात करें तो इस खेल का बड़ा क्रेज था। और उस दौरान लगभग हर उम्र के जो लोग थे, इसमें बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, घर की महिलाएं भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, सब मिलकर मजे से खेलते थे। ना घर में टीवी था, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल हर एक के हाथ में थे, तो बस समय काटने के लिए अंताक्षरी खेल लेते थे। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में ये जो क्रेज है धीरे धीरे कम हो रहा है, या कह सकते हैं कि अगर खेल भी रहे हैं तो इसके रूप थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। लेकिन लोग मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, वो सोशल मीडिया में बस उलझे रहते हैं, तो ऐसे खेल लुप्त ना हो जाए, ये कोशिश हमें करनी है। बिल्कुल। और देखो गर्मियों के दिनों में तो ये अंताक्षरी खेलना तो सबसे मनोरंजक खेल हुआ करता था, सब आपस में बैठ के खेलते थे। और जो मम्मी या चाची काकी जिनको ज्यादा गाना आता था उनको हम लोग अपनी टीम में लेने के लिए भी खींचातानी करते थे कि नहीं आप मेरी तरफ रहेंगे, ऐसा भी हो जाता था। और जैसा तुमने कहा ना कि आजकल के लोगों के पास बैठने का समय भले ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम में लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। आज के समय में लोगों की जिंदगी में तनाव भी काफी ज्यादा है, इस तनाव को दूर करना बहुत जरूरी है, और संगीत ही ऐसा माध्यम है जिससे तनाव को आराम से दूर कर सकते हैं। और अभी तो जो हम अंताक्षरी खेलते तो सिर्फ गीतों की अंताक्षरी होती है। पहले की हम अगर बात करें, जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो वो दोहा जो तुमने शुरू में कहा ना कि भाई बैठे बैठे क्या करें, करना है काम, अंताक्षरी की शुरुआत ही दोहे से होती थी। और जब हमें कोई गीत नहीं मिलता था तो उस वक्त वहां पर कुछ ना कुछ दोहे फिट कर देते थे, या तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक की कविताएं होती थी उन्हें भी बोल दिया करते थे। जैसे कुछ मुझे याद आ रहे हैं दोहे, मामा मामा भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। हाँ, और ऐसे ही होता ना, आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी रो रहे थे, मामा ने पैसा दिया हंस रहे थे। गुड़िया रानी बड़ी सयानी, पीती दूध बताती पानी। हाँ, ऐसी बिल्कुल इसी तरह ये है ना कि डाली डाली पर नजर किसने डाली, किसी ने अच्छी डाली, किसी ने बुरी डाली, पर जिस डाली पर नजर मैंने डाली, हाय वो डाली किसी ने तोड़ डाली। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और कई बार दोहों से भी होता था, है ना, कि दोहे से शुरुआत हो जाती थी। रामायण की चौपाइयाँ दोहे श्लोक से भी खेला करते थे, जैसे माँ से है तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदर्शत अजर बिहारी। और पता है ये कब होता था? जब खेलते खेलते शाम हो गई, पता लगा कि जो घर के बुजुर्ग हैं अभी वो अपने काम से लौट रहे हैं, या जो हमारी मम्मियाँ चाचियाँ मामियाँ दादियाँ हैं, जब वो रसोई से फ्री होकर हमारे खेल में शामिल हो जाती थी तो उन्हें गीत क्योंकि कम आते थे तो बस वो चौपाइयाँ और दोहे लेकर इस खेल में आ जाती थी। और जो टीम हार रही होती उनका किसी के साथ ही नहीं कि हम ये टीम के साथ या वो टीम के साथ, जिस टीम को जरूरत होती थी वो उस टीम का साथ देकर बचा लिया करती थी, बता देती थी। और देखो हमारे संदेश में हमारे साथी क्या लिखते हैं कि आओ खेले मनभावन अंताक्षरी, साथ में सखी चंचल और मंजरी, सफर हो या उत्सव त्योहार, मनोरंजन के लिए सदा तैयार, ख ड ड थ शब्द सताए बार बार, ह म न र से गीत याद हजार, अंताक्षरी की बात लगे हल्की फुल्की, जो कली खिलाए मन की। कितनी अच्छी सी बात लिखकर भेजी। बिल्कुल, कुछ शब्द ऐसे होते थे जहाँ गीत या कुछ भी दोहा ढूंढने में बड़ा वक्त लग जाता था, लेकिन अब हम सुनते हैं एक अंताक्षरी जिसमें बड़े बहुत अच्छे अच्छे गीतों को। चंचल थीम अंताक्षरी भी हुआ करती थी। इस अंताक्षरी में खेल को एक विशिष्ट विषय या शैली तक सीमित कर दिया जाता था। और जैसा कि 70 के दशक के गाने, रोमांटिक गाने या भक्ति गीत, गिनती वाले गाने, किसी वाहन वाले गाने, जानवर वाले गाने, किसी एक अभिनेता अभिनेत्री या गायक गायिका के गाने वगैरह थीम अंताक्षरी में लिए जाते थे। बिल्कुल, ये जो अब नए रूप अंताक्षरी के आ रहे हैं उन्हीं में से एक है कि इस तरह से थीम पर बेस अंताक्षरी खेली जाती है। इसी तरह से किसी एक शब्द को चुनकर
दो जो भी टीम है उनको दे दिया था कि इसी शब्द पर गाने गाने होते हैं। रिवर्स अंताक्षरी भी होती है, इसी तरह से मिश्रित अंताक्षरी जिसमें सभी तरह की चीजें आप शामिल कर सकते हैं कि भाई धुन से गाने को पहचानना है, किसी अभिनेता से आपको गीत पहचानना है, या किसी भी तरह की आप इसमें चीजों को जोड़ सकते हैं। तो नए रूपों में भी अंताक्षरी बहुत रोचक और चुनौतीपूर्ण बनकर सामने आ रही है और लोगों को अपनी तरफ से खींच रही है, लोकप्रिय इस खेल को बना रही है। बिल्कुल, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि एक साथ बैठकर अंताक्षरी खेले। तो जो लोग तनाव में जी रहे हैं, अंताक्षरी खेलकर इस खेल के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। बहुत मनोरंजक खेल बिल्कुल है। और देखा जाए अंताक्षरी से ज्ञान भी बढ़ता है ना। और हमारे साथी लिखते हैं कि हमारी पीढ़ी का प्रिय खेल अंताक्षरी हुआ करता था। जब भी हमारे कजिन्स जमा होते थे तो अंताक्षरी की महफिल जमती थी। आधी आधी रात तक खेल चलता रहता था। हर कोई गीत रूपी हथियार लेकर तैयार रहते। कुछ खास अक्षरों के गीत के लिए मन ही मन तैयारी चलती रहती। बस एंजॉय करते और खुश रहते। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंताक्षरी सबसे मजेदार खेल है। अभी भी जब भी हम सब भाई बहन और हमारे बच्चे मिलते हैं तो इसे जरूर खेलते हैं। स्कूल में भी अपने जो हम स्टूडेंट्स से साथ में मिलकर क्लास में भी हम खेला करते थे। अंताक्षरी में बार बार ह आता है, इस पर गाने ढूंढने में हमें बड़ी परेशानी हुआ करती थी। बिल्कुल सही कहा चंचल इन्होंने। और मेरा तो मन करता था कि का या ला से आ जाए गाना, तो बस वो गाने गाने का मन करता था। लेकिन हर बार हाँ अम्मा इन्हीं रा पे आता था। तो देखो हमारे साथी लिखते हैं कि अंताक्षरी स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, शादी विवाह सभी जगह हमारा यह सबसे मजबूत पक्ष हुआ करता था मनोरंजन का। कभी कभी गाने और कविता नहीं याद आती थी तो कबड्डी खेलने के समय जो तुकबंदी गाई जाती थी वही हम गाया करते थे। इमली का पत्ता, चल कोलकाता, दल को छू, चल कबड्डी, आरा सतवन ने ललकारा। दूसरी पार्टी नहीं मानती थी, बड़ा झगड़ा हो जाया करता था। यानी बड़ी मजेदार बात इन्होंने चलिए पहले गीत उनसे जी बात करने वाले हैं भारतीय विरासत स्थल होयसल मंदिरों का समूह। इनके बारे में, होयसल मंदिरों का समूह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की श्रृंखला में साल 2022 को इन मंदिरों को शामिल किया था। और इनमें एक बड़ा प्रमुख मंदिर है जो है बेलूर का चेन्ना केशवा मंदिर, और इसे राजा विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में बनवाया था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इनकी विरासत की 5 नींव माना जाता है। इस मंदिर का विस्तार 100 से अधिक वर्षों तक जारी रहा और ये तारे के आकार जैसा बना हुआ मंदिर है। और मंदिर की कलाकृति में 12वीं शताब्दी के जीवन के दृश्यों, नृत्यों और संगीतकारों के साथ साथ कई भित्ति चित्रों के माध्यम से रामायण, महाभारत और पुराणों जैसे ग्रंथों का सचित्र वर्णन दर्शाया गया है। एक बड़ा प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है हालेबीडु का मंदिर, जिसे हालेबीडु मंदिर भी कहा जाता है। कर्नाटक राज्य का ये मंदिर होयसल साम्राज्य की पूर्व राजधानी हालेबीडु का सबसे बड़ा स्मारक है। इस झील के किनारे बना हुआ है और इसका निर्माण राजा विष्णुवर्धन ने करवाया था। और पता है मंजरी, ये सोप स्टोन से बना हुआ मंदिर है और यहाँ की जो मूर्तियां, उनकी नक्काशी देखते ही मंदिर है। इस समूह का एक तीसरा प्रमुख मंदिर है सोमनाथ का केशव मंदिर। बिल्कुल, और ये मंदिर सुंदर त्रिकूट मंदिर है जो भगवान कृष्ण के तीनों रूपों जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। कर्नाटक के मैसूर जिले में सोमनाथपुरा गांव में स्थित ये प्रसिद्ध मंदिर है और कावेरी नदी के तट पर बना हुआ ये मंदिर है। बिल्कुल, और इतने सुंदर बेमिसाल मंदिरों के समूह को यूनेस्को ने भारतीय विरासत स्थलों में स्थान दिया और ये भारत के लिए बड़े गौरवशाली इतिहास का महत्वपूर्ण युग का अद्वितीय धरोहर है जो आज भी उतनी पूजनीय है। तो अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। कब समय पूरा हो गया पता ही नहीं लगा मंजरी। बिल्कुल, अब तो हमें चलना होगा, तो लेते हैं सबसे विदा। सभी को कार्यक्रम की